हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो एंड लेट मी जस्ट टेल यू, मैं भी ठीक हूँ। मेरे को अलग अलग जगह से मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ठीक हो नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे तो वही हैं जो 9 10 11 में मेरे से पढ़े हुए हैं कि सर 9th में भी पूरा पेपर सेम आया था, 10th में भी पूरा सेम आया था, 11th में भी सेम आया था सर, 12th में भी कुछ करो। बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने कवर नहीं कर रखी है। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, वैसे इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ, एक बार खोला था तो इतने सारे मैसेज देख के मैं डर गया। मैंने कहा बंदे को कुछ ना हो तो इतने सारे मैसेज पढ़ के कुछ हो जाए। तो इसलिए पहले मैंने वो बंद कर दिया। मतलब अब तो मेरे को बच्चों को मेरा नंबर पता चल चुका है, तो इसकी वजह से वो मेरे को मतलब पेटीएम तक पे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रीत हो चुकी है, पेटीएम पे भी अब मेरे को मैसेज आते हैं। ओके, बट डोंट वरी, आई एम अलाइव एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। एंड डोंट वरी, 2 महीने से पहले तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं मरने वाला। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान भी आएंगे तो उनको बोलूंगा 2 महीने का मेरे को टाइम चाहिए, बोर्ड एग्जाम निकलने तो उसके बाद जो भी आपको मेरे साथ करना है वो करना। ठीक है जी। तो 2 महीने से पहले मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों के भी बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी उनके प्री बोर्ड में थोड़े बहुत कम मार्क्स आए हैं, मतलब मैक्सिमम सिलेबस करने के बाद भी। मैं उन बच्चों के भी बारे में बात करूंगा जिन्होंने 50 60% सिलेबस कवर कर रखा है और कैसे उनको 1 महीने में सारी चीज़ें कवर करनी है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और उन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी अभी अपनी हिस्ट्री की बुक लेकर आए हैं। ठीक है, परचेज करके आए हैं और पहली बार हिस्ट्री की बुक ओपन करी है, यानी अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो है बिल्कुल। उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं और कैसे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। देखो, हमारी ये रीत है ना, ये बिल्कुल हर साल का ये सिस्टम हमने बना रखा है कि 80 आउट ऑफ 80 तो आना ही है बच्चों के। तो इस बार भी ये रीत जो है वो हमें कंटिन्यू रखनी है, 80 आउट ऑफ 80 बच्चों के आने चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताऊंगा कि 1 महीने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, शायद क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए होंगे इस वीडियो पे जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे, या मेरे मेरे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार मेरी वॉइस सुनी होगी। और वो वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो सोच रहे होंगे कि क्या ये बंदा जो वीडियो में बोल रहा है, क्या ये बंदा मेरी हेल्प कर पाएगा, क्या ये मेरे को बता पाएगा कि 1 महीने के अंदर मेरे को हिस्ट्री कैसे कवर करनी है और 1 महीने के अंदर हिस्ट्री पढ़ के मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, कैसे 80 आउट ऑफ 80 ला सकता हूँ। क्या मेरे को बता पाएगा, क्या मेरी हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो मैं इसका मैं बिल्कुल इसका प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ बातों से प्रूफ नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली आपको प्रूफ के पास लेकर जाता हूँ। ये मेरा चैनल है भरत खोरवाल करके। ठीक है, 9 10 11 12 कोई भी वीडियो लाइव सेक्शन पे आ जा, कोई भी वीडियो उठा लेना लाइव सेक्शन पे आकर, जहां पर भी मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा हो। मैं एक तरफ आपका क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ और उसी दिन करवाता हूँ पेपर एनालिसिस जिस दिन आपका एग्जाम हुआ होता है। या अभी लेटेस्ट क्लास 11th के एग्जाम हुए थे, तो आप देख सकते हो। एक तरफ रखता हूँ मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर, और दूसरी तरफ रखता हूँ कि मेरे बनाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ कि देखो ये वाला क्वेश्चन, और उसी दिन रखता हूँ ताकि अगले दिन बच्चा ये ना बोल पाए कि सर ये वाला तो आप कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर था। और ये भी ना बच्चा बोल पाए कि सर आपने तो बाद में क्या पता एडिट कर दिया हो। तो मैं इसी वजह से उसी दिन लेता हूँ और हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ कि देख लो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन तो अलग बात, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तक मैच करवाया है मैंने। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था ना अभी कुछ टाइम पहले, वो क्लास 11 में, कि इलेक्शन एंड द डेमोक्रेसी आर द टू फेस ऑफ द सेम कॉइन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के भी लिख सकते थे, बट सेम क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक क्वेश्चन मैं सिंपल 80 आउट ऑफ 80 का सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 मार्क्स कम की बात बिल्कुल नहीं करता। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई हो। और अगर किसी को, बहुत बार ऐसे भी होता है कमेंट बॉक्स में बच्चे, जब मैं लाइव लेता हूँ तो मजे लेने के लिए लिख देते हैं, बट मैं उस टाइम बड़ा सीरियस हो जाता हूँ, सेंटी हो जाता हूँ कि सर ये वाला तो था ही नहीं, सर ये वाला। मैं फिर उनको वीडियो पे लेके जाता हूँ, मैंने कहा देखो दोस्त, आज आपका एग्जाम है, बट ये वाली जो वीडियो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के साथ, ये मैं 4 5 दिन पहले डाल चुका था, मैच कर लो, ये टाइम स्लॉट दे देता हूँ, खोल के देख लेना, सेम क्वेश्चन है नहीं है ना। तो 80 आउट ऑफ 80 की सिंपल बात करते हैं हम, और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको कैसे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आएंगे बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 इसी चैनल से आएंगे, बट मेन चीज ये है कि आप 80 आउट ऑफ 80 लाते हो या नहीं लाते। मैं ना मैं सच बता रहा हूँ, 80 आउट ऑफ 80 आपके लाकर ही रहूंगा। बस सिंपल बात यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 महीने तक कृपया करके 1 महीने तक वो फॉलो कर लो। मतलब आधा मार्क्स कट जाए तो फिर बात करेंगे। 1 महीने तक जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर लेना, आधा मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा आपका। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई है। ओके, जैसे वो पिछली बार था ना शिवम और विनायक करके 80 आउट ऑफ 80, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, बट पहले मैंने जैसे बताया, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या करना है इसे 1 महीने में, और मैं ये भी बताऊंगा क्या नहीं करना है इसे 1 महीने में। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं जी डायरेक्टली टॉपिक पे, डायरेक्टली वीडियो पे। 1 महीना रह गया एग्जाम में, 6 7 दिन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया। 15 फरवरी को जो है वो हमारा पहला एग्जाम है एंटरप्रेन्योरशिप का, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे बच्चों के पास होगा, तो 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। मैंने जैसे बोला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना है, 6 7 दिन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिस्ट्री के एग्जाम पे आते हैं, सर हिस्ट्री का एग्जाम कब है।
तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि आपका 1 अप्रैल को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और ये कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहा मैं, है ना? बच्चों को अप्रैल फूल लग रहा है, सर 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल कुछ नहीं है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 अप्रैल को है, ठीक है? सीबीएसई मज़े नहीं लेगी, वो अप्रैल के दिन 1 तारीख को ही आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। उससे पहले जो है ना, जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी है, उनका 27 को एग्ज़ाम है। वो सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो थोड़ा कम टाइम है। वो बच्चे जिनके पास सोशियोलॉजी की जगह पोल साइंस है, उनके पास ज़्यादा टाइम है। अब पहली गलती सुनो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इतना सारा कम टाइम सोशियोलॉजी वाले के पास और पोल साइंस वालों के पास इतना ज़्यादा टाइम, सर इसका तो बड़ा फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको ना ये बात पहले भी बताई है, पिछले साल भी बताई थी और मैं बताऊँगा भी, सुनना मेरी बात। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो एग्ज़ाम के बीच में टाइम होता है ना, ये कुछ पढ़ने का होता है, नई चीज़ें लर्न करने का होता है जो आपने नहीं करा, है ना? कुछ बच्चे सोचते हैं मैंने 50% सिलेबस खत्म कर रखा था एग्ज़ाम से पहले, अभी 8 दिन के अंदर वो 50% बचा हुआ सिलेबस कर लेता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये टाइम रिवीजन का होता है, रिवीजन का। यही बात मैं जो है वो बच्चों को बताता हूँ और बच्चे यही चीज़ जो है वो दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई बच्चा है, जिसने क्या किया, एग्ज़ाम के अंदर मान लो उसने 80% सिलेबस कवर कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 80% सिलेबस उसने एग्ज़ाम से पहले ही कवर कर रखा है, ठीक है? 20% सिलेबस अभी तक उसने नहीं कवर कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा 20% सिलेबस का, बट 80% सिलेबस उसका कवर है। उसको एग्ज़ाम में 4 दिन की छुट्टी मिली। बच्चे ने क्या किया, इस 80% को रिवीजन करने से पहले ये 20% कवर किया और इस 20% को करने में उसको 3 दिन लग गए। अब बहुत सारी चीज़ें थी वो जो रिवाइज़ नहीं कर पाया और इसी की वजह से क्या हुआ, देखो, अगर आप ये 20% नहीं करके जाते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ये होता कि 20% में से एक भी क्वेश्चन आता तो आप नहीं कर पाते, तो 20% मार्क्स जो है वो आपके वैसे ही कम हो जाते। बट आपने दिक्कत क्या कर दी? आपने क्या करा कि 80% को रिवाइज़ नहीं करा। इसके चक्कर में पता है क्या हुआ? इस 80% को ना रिवाइज़ करने के चक्कर में आपने ये वाला तो कर लिया। अब ये 20% जो आपने एग्ज़ाम टाइम में 4 दिन में करा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी भी पूरी नहीं है क्योंकि जल्दबाज़ी में आपने करा है। तो क्या पता अभी 20% के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर ना कर पाऊँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 70% है कि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाओगे। और ये जो आपने 80% पढ़ा है ना, सर आपने इसमें बहुत ज़्यादा रायता पेल दिया। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, आपने सोचा कि 80% सिलेबस है, ये तो मेरे को पहले से याद है, रिवाइज़ करा नहीं और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आया तब आपको ये क्वेश्चन तो याद है, इसका आंसर भी याद है, बट दिक्कत पता है क्या है? 8 में से 8 नहीं आएँगे। 8 में से वही 5 नंबर, 6 नंबर, साढ़े 6 नंबर और मेरे को इसी चीज़ से नफ़रत है ना? कि बच्चों के आधे-आधे मार्क्स कट रहे हैं। जबकि करा बच्चे ने, मतलब लर्न उसने उस टाइम जब करा था लर्न तो उसने 8 नंबर वाले लर्न किया था, बट एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ नहीं किया और इसी की वजह से एग्ज़ाम के अंदर वो लिख के उतना ही आया जितना साढ़े 6 नंबर वाले जिसमें साढ़े 6 नंबर मिलने थे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कभी भी मैं ये नहीं कह रहा 20% सिलेबस मत मत खत्म करो। मैं कह रहा हूँ पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, उसके बाद जो भी नई चीज़ उठानी है उठाओ, ठीक है? तो ये जो आप सोच रहे हो कि सर इतना सारा टाइम है, इतना सारा टाइम है, रिवाइज़ करने में ही बहुत सारा टाइम आपका निपट जाएगा क्योंकि देखो रिवाइज़ एक बहुत सारे बच्चे समझते हैं रिवाइज़ हो जाता है आधे घंटे में। अरे यार! हिस्ट्री है ये, कोई मज़ाक थोड़ी ना है। हिस्ट्री को रिवाइज़ करने में टाइम लगता है, ठीक है? अगर कोई बच्चा जो है समझदार है उसको पता होगा कि हिस्ट्री को रिवाइज़ करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये भी मैंने कम बोल दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर इस ऐसे चैप्टर को रिवाइज़ करने में जो है हिस्ट्री के चैप्टर बड़े-बड़े होते हैं, रिवाइज़ करने में और भी टाइम लगता है। तो रिवाइज़ करने में ही आपका टाइम निपट जाएगा। तो पहले अलग टॉपिक उठाना, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम से पहले, वैसे तो देखो मेरा कहना जो है, जो मैं अभी बताऊँगा आपको, उससे पहले मतलब उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि पहले कैसे आपको एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में 5-10% भी रह जाता है, तो उस 5-10% को भी पहले मत उठाओ, पहले रिवाइज़ करो, उसके बाद 5-10% को उठाओ। ताकि मान लो देखो 4 दिन मिले, 3 दिन जो है वो आपने पूरा रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद 1 दिन बचा है। अब उसमें आप वो जो 5 या 10% बचा हुआ करोगे ना, तो वो ताज़ा-ताज़ा याद रहेगा। तो उसको आप आंसर एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे और जो आपने रिवाइज़ कर लिया, वो तो कर ही पाओगे। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ओके जी। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि एग्ज़ाम टाइम के बीच में सबसे पहले रिवाइज़ करना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ बाद में करनी है, रिवीजन करने के बाद। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी और बहुत बड़ी बात, हाँ, अब आ जाओ जी शिवम और विनायक पे। उनके 80 आउट ऑफ 80 आए थे, ठीक है? ऑल्दो बहुत सारे बच्चे थे बट मैंने उनका रिज़ल्ट देखा नहीं, मैंने सिर्फ़ इन्हीं 2 बच्चों का एग्ज़ाम्पल लेके आपको मतलब शीट दिखा के बात-वात करी थी, ठीक है? बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है? जिन बच्चों के 67, 68, 64, 65, 69, 71 मार्क्स आ रहे हैं। जबकि ये वही बच्चे थे जिन्होंने शिवम और विनायक जितना जो मतलब जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो इन्होंने भी देखी थी, इन्होंने भी देखी थी। वो पीडीएफ इनके पास भी थी, वो पीडीएफ इनके पास भी थी। वो एमसीक्यू इन्होंने भी करे, वो एमसीक्यू इन्होंने भी करे। मेरी बात इन्होंने भी मानी, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी, बट ठीक है। फिर भी जो है वो इनके इतने मार्क्स कम आए। रीज़न क्या है? एकदम से सर ये ऑलमोस्ट 9, 10, 12 मार्क्स जो है किसी के तो 64 भी आए थे, है ना?
तो सर इतना गैप कैसे आ गया? इतना गैप पता है किस वजह से आया? और मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही थे जिनके ये वाले मार्क्स आए हैं। ये तो हमारे 80 आउट ऑफ 80 वाले आपको पता ही है 5-10% होते हैं, ठीक है? और वो भी मैंने देखे नहीं, मैं तो सिर्फ 2 का ही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकियों ने तो मेरे को बोला। अब मेरे को पता भी नहीं कि उनके 80 आउट ऑफ 80 आए थे, मैंने तो प्रूफ भी नहीं मांगा उनसे, मैंने प्रूफ देख इन इन दोनों से मैंने रिजल्ट मांगा, इन्होंने भेज दिया। बाकी के तो फिर इतने सारे मैसेज होते मैंने चेक ही नहीं करे बहुत सारों के तो। बट इनसे बात होती थी रेगुलरली सारे के सारे बच्चों से, इसलिए मैंने इनसे रिजल्ट वगैरह मांगा और इनसे भी पूछा तो बता रहे सर 64। पता है इनके 64, 68, 67, 71 इनके मार्क्स आने का रीजन क्या है? इनके मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन एक पता है क्या है? और भी रीजन है बट एक रीजन पता है क्या है? एक रीजन ये है कि थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस मतलब देखो देखो बच्चे आप खुद सोचो, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें क्या है? उसमें तो मैक्सिमम तो पी वाई क्यूज है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं खुद ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन को कलेक्ट करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? एक दिन। वैसे मेरे को थोड़ा सा ज्यादा कभी कभार टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, चलो मान लो एक दिन लगता है मेरे को क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करने में, पी वाई क्यूज में से और खुद क्वेश्चन करने में। बट फिर भी मैं उनके आंसर लिखने में ज्यादा टाइम, उनके आंसर आंसर करने में मैं 2 या 3 दिन, लिखने में 2 या 3 दिन लेता हूँ। क्यों? मैं बता नहीं सकता कि आंसर बिल्कुल बता सकता हूँ क्या? मैं लिख के नहीं कर सकता कि आंसर बिल्कुल लिखवा सकता हूँ? मैं वीडियो तक मैं बता सकता हूँ कि यार ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये पॉइंट में लिख देना। बट आपको क्या लग रहा है मैं 2 दिन लगाकर पीडीएफ बना के पूरा प्रॉपर आंसर क्यों लिख रहा हूँ? प्रॉपर आंसर सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 8 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर आए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे मेरे सिर्फ बोलने की, क्योंकि मैं बोलूंगा 10 चीज, आप सुनोगे 9 चीज, याद रहेगी 8 चीज, लिखा होगा 7 चीज, है ना? तो ऑब्वियस ही बात है जो 8 नंबर का जो मैंने बोला होगा आपको, है ना, आप लिख के 6 नंबर या 6.5 नंबर, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता। मैं सीधा आपको जो है वो पीडीएफ बना के देता हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला आंसर है, कृपया करके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ये वाला आंसर लर्न करके जाना, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पी पोकर बहादुर वाला क्वेश्चन है, मान लो लेट्स एज्यूम एग्जांपल लेते हैं, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं पता तो लास्ट वाला चैप्टर है ना जो आपका फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान का वो जो वाला क्वेश्चन है, उसमें पी पोकर बहादुर वाला क्वेश्चन है, वो पृथक निर्वाचन मंडल वाला। उस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है वो पी के जो हमारे पोकर बहादुर थे, है ना, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मांगा। उसके बाद है ना बहुत सारे बंदों के वो लिखे हुए थे कि उन्होंने क्या बोला, वल्लभ पंत ने क्या बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला, ठीक है? वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें से एक भी बंदों का नाम आपने मिस कर दिया तो आपका आधा एक मार्क्स तो वैसे ही कट जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतने सारे नाम है, एक का दुक्का नाम छोड़ देते, क्या होता है? अरे भाई अगर टीचर नंबर काटने पे आ गए ना, वो यही चीज तो देखती है, क्योंकि उस बच्चा, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आता है तो मेन चीज तो यही टीचर देखता है कि इस बच्चे को क्या पता है, क्योंकि की होती है उनके पास, की में तो सिर्फ मेन मेन नाम लिखे होते हैं कि ये बोला ये बोला। अगर उसको वही की में जो आंसर है अगर वो आपकी शीट में नहीं मिलेगा, कैसे दे देगी 8 में से 8? तो कृपया करके जो आंसर मैंने बताया है वही लिखो। मैं ये नहीं कह रहा डिट्टो लिखो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यार चलो डिट्टो, अरे भाई डिट्टो नहीं कह रहा यार मेरे को, आप 12th क्लास में हो, मेरे को पता है डिट्टो ना लर्न, मैं कभी नहीं बोलता डिट्टो अगर करते हो तो अच्छी बात है ये, क्योंकि यार अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैंने बोला जैसे मैं 8 नंबर के लिए ही लिखता हूँ पूरा का पूरा। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर हमें अपनी तरफ से फॉर्म करना, आंसर कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा आंसर फॉर्म खुद से नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूँ पॉइंट मिस मत करना, बस जो मैंने लिखा है उसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, उसी पॉइंट से रिलेटेड लिखना है, पॉइंट काटना नहीं है आप, ठीक है? तो आपको 2 चीज़ें समझ आ गई कि पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी, ठीक है? और तीसरी ये भी गलती बच्चे कर देते हैं, मतलब अब वो क्या करते हैं, अब मैंने ये बात बोल दी कि जी आंसर डिट्टो लर्न करने हैं या आंसर को अच्छे से लर्न करना है ना पॉइंट। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं अभी डालूँगा, वो क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स नीचे जाएँगे, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ दे रखी होगी, क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और लर्न करना ये भी गलत तरीका है दोस्त। वीडियो क्यों बनाई है मैंने, है ना? क्योंकि देखो हिस्ट्री का पेपर है ना? क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ी-सी ऊँच-नीच हो जाती है ना? तो ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाता है। दिक्कत ये है आपको समझ नहीं आता, ठीक है? मैं ना जब वीडियो बनाता हूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी देता हूँ, समझाता भी हूँ कि देखो ये वाला क्वेश्चन ये है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये इसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन आता है, इसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन। आपने नोटिस भी करा होगा, मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है ना ऑलमोस्ट 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 8-8 मार्क्स के होते हैं। बट फिर भी मैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैच करवा देता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं ना 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ही जो है वो 8-8 नंबर, जो 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ही 5-5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन उसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं, सारी की सारी चीजें। तो इसलिए वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऐसा मत करना कि आप डायरेक्टली जो है वो पीडीएफ जाके लर्न कर रहे हो, ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल भी। आपको पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ को लर्न करना है। 3 चीजें आपको क्लियर हो गई ना, मैंने क्या क्या बोली? लिख लेते हैं यार, कहीं बाद में आप भूल जाओ, है ना? सबसे पहली तो वो जो गैप है उसको रिवीजन के लिए यूज करना है, ठीक है?
दूसरी बात मैंने आपको बोला कि आपको अच्छा, अभी-अभी जो मैंने बोली है वो लिख लेते हैं पहले तो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो से भी कवर करना है और लर्न करके लिखना है फॉर दी मतलब आंसर वगैरह को लर्न करना है, और वीडियो भी जो है वो मस्ट वॉच है, ये तो देखनी देखनी है। ठीक है? ओके, ये हो गई 3 चीज़ें। अब आ जाते हैं जी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे। अब एक जो ऐसी चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा होता है, सब कुछ क्लियर कर रखा होता है ना? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके 78% 78 मार्क्स आते हैं और किसी के 80 आउट ऑफ 80 आते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है एमसीक्यू का। क्योंकि अगर किसी बच्चे के 78 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि उसके मार्क्स, खासकर क्लास 12 की हिस्ट्री, क्योंकि भाई एमसीक्यू अच्छे आते हैं। क्लास 12th में वो 9th 10th वाले जो एमसीक्यू होते हैं ना, वो नहीं आते, बढ़िया एमसीक्यू आते हैं जिसका आंसर करना जो होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आपने जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम जिन बच्चों के 75 से 70 की लाइन में अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जो होंगे चांसेस ये हैं कि उसके आंसर सारे ठीक ठीक होंगे, उसके एमसीक्यू जो होंगे वो गलत होंगे। सर अब एमसीक्यू के लिए क्या करना है? अब एमसीक्यू के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरी बात ध्यान से सुनना, बट पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर होने दो। देखो, अगर आपने सिर्फ मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, तो 20 एमसीक्यू के अंदर से है ना 7-8 एमसीक्यू का तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे और थोड़ा दिमाग लड़ाओगे, तो 12-13 एमसीक्यू आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते हो। अगर आपने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे हैं प्लस मेरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करे हैं जो मैं अपलोड करूंगा, अगर वो करे हैं तो आप आराम से जो है वो 12-13 जो क्वेश्चन है, या मैं सीधा 12-13 क्वेश्चन का तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे, जो दिखते ही आप बना पाओगे आंसर। और अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप 17-18 क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज करके आ पाओगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उसका आंसर कर पाओगे। सर फिर भी सर 2 नंबर रह गए सर, ये 2 नंबर, सर यही 2 नंबर का खेल है और यही 2 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने 17-18 लिखा है, ये 16 भी हो सकता है, ये मत समझना, सुनना मेरी बात। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 17 लिख दिया तो 17, बट हाँ एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत प्यार से दे पाओगे अगर आपने ये दोनों चीजें कर रखी है। सर फिर वो ये जो बाकी जो 2-3 नंबर बचे हुए उनके एमसीक्यू का क्या करना है? उनके लिए जो शिवम है, विनायक है, उनकी स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ क्या है। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये उन्होंने यूज करी है और आपको भी ये यूज करनी है अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो। देखो, अगर आप 75 वाले बच्चे हो, 75 में क्या जी, खुश हूँ मैं 75 में, तो भाई यही कर लेना। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को भी वही विनायक और वो शिवम वाली बच्चों की लाइन में आना है, क्या करना है मेरे को बताओ, तो मैं आपको बोलूंगा कि एमसीक्यू भी कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करने हैं, और साथ में एक और चीज कवर करनी है, दैट इज चैप्टर। क्योंकि पहले तो मैं बता देता हूँ चैप्टर कैसे कवर करना है। नहीं, मैं चैप्टर रीड करने के लिए नहीं बोल रहा यार, मेरे को पता है कि रीड करना चैप्टर खासकर उस बच्चे के लिए जिसने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करी है, वो इम्पॉसिबल है, और रीड करेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा, नींद आएगी, और ठंड का टाइम है वैसे ही नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि चैप्टर की वीडियो देखे जो मैं बनाऊंगा, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा, और इससे दो फायदे हैं। पहली बात तो हर एक बॉक्स, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी, क्वेश्चन देखते ही बनेगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे पैसेज आते हैं, पता है मतलब मेरे को बड़ा थोड़ा फनी लगता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो अनसीन पैसेज है, सर ये अरे भाई पैसेज है यार आपकी बुक का, बहुत सारे ऐसे पैसेज होते हैं जो आपके बुक के होते हैं। ठीक है, बट बच्चों ने क्या कभी वो बॉक्सेस वाले वो पढ़े ही नहीं होते, तो इसलिए लगता है कि तो बाहर से है ना, तो मैच करवाता हूँ मैं, देखो यार ये बुक का है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यही है, बुक वाला ही कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो वो इसी वजह से कि तो उसमें ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, खासकर हिस्ट्री के एग्जाम में जो पैराग्राफ होते हैं वो ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे होते हैं पैराग्राफ में, वो आप डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के रीड करोगे ना, तो बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप उनका आंसर कर पाओगे हिस्ट्री के एग्जाम में। बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये भी जो है वो पैराग्राफ ये भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपने चैप्टर वगैरह कर रखा है तो। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर वीडियो वगैरह भी देखनी है 80 मार्क्स के लिए, तो सर वीडियो में सर बहुत सारी चीज़ें याद भी करना पड़ेगी। नहीं सर, क्यों? अरे यार, जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने बोला था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में मैं कॉन्टेक्स्ट देके सारी की सारी चीजें कवर करवा देता हूँ आपको, पहले ही चैप्टर वगैरह अच्छे से हो जाता है आपका। उसके बाद आप एमसीक्यू भी कवर कर लोगे तो सारी चीजें तो वैसे ही कवर हो जाएगी। बट इस वीडियो के अंदर जो मैं चैप्टर की वीडियो डालूंगा, इसमें छोटी छोटी चीजें जो बॉक्सेज होते हैं, जो लाइन होते हैं, जो मेरे को लगता है यार इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी चीजें मैं कवर करवा देता हूँ। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, आपको इस वीडियो को देखना है।
आपके दिमाग में खुद ही सारी चीज़ें फ़ीड फ़ीड होती जाएगी। देखो, अगर आपने चैप्टर कर ये दोनों अगर चीज़ें आपने कर ली है ना, तो आपका 97% चैप्टर वैसे ही कवर हो जाएगा। चैप्टर की सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है? और अगर आप ये वीडियो देख लोगे, 95 कर लेते हैं इसको, आप ये वीडियो देख लोगे तो जो 5% बचा हुआ है ना, वो भी जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं एक बात और बता दूँ, ठीक है? देखो, बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएँगे जिनके 75 आते होंगे। ये बात मेरे को पता है, मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 74, 73, 78, 77, 76 आ जाएँगे। 80 आउट ऑफ 80 आपको कम मिलते हैं। रीज़न पता है क्या है? ये दोनों चीज़ें तो बच्चे कवर कर लेंगे, ये नहीं कर पाते। और मैं एक बात और बता दूँ, मैं जब ये चैप्टर की वीडियो बनाऊँगा ना, ये छोटी वीडियो नहीं होगी। आप ये मत समझो कि मैं 15-20 मिनट की वीडियो बना दूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, मैं करवा नहीं सकता 15-20 मिनट्स में चैप्टर, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें वही चीज़ें कवर होगी जो हमने यहाँ और यहाँ पहले से कवर कर ली है। मैं कम से कम हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन समझाऊँगा आपको, तो 1 घंटा लूँगा। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए तो ये भी कवर करनी पड़ेगी। नहीं तो आप अगर 75 वाले हो, आपको लग रहा है कि भाई बहुत है, ये तो बहुत मार्क्स है मेरे, 75 तो बहुत है, तो ये। बट जब आप कर ही रहे हो तो पूरी चीज़ कवर करो यार, क्यों छोड़ना कुछ, है ना? तो ऐसे आपको वीडियो कवर करनी है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, तीनों की तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो गई हो। तो ये जो है ना, ये आपके 80, 70 की लाइन और 80 टच करवाने में इस ऐसी वीडियो का बहुत बड़ा रोल होगा, और मैं बता दूँ, मेरा फ़ोकस मेन इस पे है। और इसी वजह से जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूँ, मैं पहले ही सेकंड टर्म के जो चैप्टर हैं, उनके फुल चैप्टर के 3 चैप्टर की वीडियो तो पहले ही बना चुका हूँ। बस अपलोड करनी रह गई है। ठीक है? तो ये मत समझना कि मतलब कि मैं पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड, ऐसा नहीं है भाई, मैं साथ में ही लेके चलूँगा। मैं इन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखूँगा। जो बच्चे चाहे बेशक एक अकेला हो, एक अकेला बोले कि सर मैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ ये भी करके जाऊँगा सर, वीडियो अपलोड कर देना, तो भी मैं करूँगा। ठीक है? एमसीक्यू में लेट हो सकता है, इसमें लेट नहीं होने दूँगा मैं। ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं कि सर थोड़ा टाइम बता दो, अब टाइम से कैसे करना है, अब 1 महीने का कैसे यूटिलाइज़ेशन करना है वो बता दो। आपने क्या बता दिया कि क्या-क्या नहीं करना, अब क्या-क्या करना है वो बता देता हूँ मैं। आज का दिन है, आज एक चैप्टर के आपके जो है वो चैप्टर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, एमसीक्यू, और मैं आपके वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, जनवरी के एंड तक आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की वीडियो और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएँगे। ठीक है? एमसीक्यू में शायद थोड़ा-सा मैं टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस पहले वीडियोज़ पे रहेगा, उसके बाद, क्योंकि देखो वीडियोज़ बनाने में टाइम लगता है, बड़ी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, चैप्टर की वीडियो। क्योंकि देखो एक बार में ही पूरे 4-4 घंटे बैठना जो है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वो 1 घंटे की वीडियो, बट यार थोड़ा 1 घंटे बैठने के बाद जो है वो, क्योंकि मेरी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मैंने चेंज करी है अभी-अभी, और ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तो 1 घंटे के बाद मेरे को 5-10 मिनट का गैप लेना पड़ता है। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे वीडियो छोड़ नहीं सकता, फिर एडिटिंग में टाइम लग जाता, तो इसी वजह से जो है मैं इसको वीडियो को जो है वो एंड करके, नहीं फिर वो सेकंड पार्ट के लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ। बट वो मैं कंबाइन करके डालूँगा, वो अलग बात है। बट इस वजह से मैं कह रहा हूँ, एक साथ बैठना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से मैं जनवरी के एंड तक आपकी सारी वीडियो अपलोड कर दूँगा। एमसीक्यू में आपके पार 5 फरवरी तक का मैं टाइम लूँगा। बट देखो, अगर आपने ये चैप्टर वीक की वीडियो वगैरह कर ली और मेरे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएँगे, और ये मत समझना, ये इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 29 जनवरी को ही सारी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डालूँगा। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करूँगा मैं, डोंट वरी यार। लगातार वीडियो डालूँगा, क्योंकि मेरे को पता है आपको लर्न करने में भी टाइम लगेगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो बोल रहे हो सर 31 जनवरी को सारी वीडियो अपलोड करोगे और बोलोगे कर लो लर्न। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करने वाला। मेरे को पता है यार, हिस्ट्री है, लर्न करने में टाइम लगता है, और मैं जब 8-8 नंबर के क्वेश्चन की पीडीएफ दूँगा तो उसको भी लर्न करने में टाइम लगेगा। पता है मेरे को बात, तो मैं लाइन बाय लाइन जो है वो डालता रहूँगा। मेरा जो फ़ोकस है वो पीछे से शुरू होगा, यानी पीछे के चैप्टर जो है मैं पहले निपटाना शुरू करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के जो है वो आपने करे होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर जो आपने पहले वीडियो डाली थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि जो फर्स्ट टर्म की, सर वो भी हम जो है वो कर सकते हैं? येस, येस। क्योंकि देखो पिछली बार पेपर सेम आया था यार, तो फिर मैं क्या अलग बताऊँ उसमें, समझ रहे हो? तो कुछ ऐड करने का नहीं है, बट हाँ, एमसीक्यू वगैरह के लिए जो है वो तो करनी है आपको, मतलब एमसीक्यू वगैरह मैं नए अपलोड कर दूँगा, अगर मेरे को लगा कि कुछ अलग, मतलब एमसीक्यू भी वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? एमसीक्यू अगर कुछ नए आए होंगे तो वो मैं नई वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अच्छा सर, तो आप कह रहे हो सर 5 फरवरी तक मैं एमसीक्यू मिला के कह रहा हूँ, वैसे तो मैं जनवरी तक आपका सारा का सारा जो है वो फर्स्ट टर्म के, मतलब जो भी आपके हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो अपलोड हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर की वीडियो और एमसीक्यू। और 5 फरवरी मैं चाहता हूँ आपसे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैंने बोला वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करना है 1 महीने तक। आधा नंबर नहीं कटने दूँगा। तो जनवरी के एंड तक तो आपका पूरा, जनवरी के एंड तक मेरी तरफ से खत्म, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 5 दिन तक, ठीक है? क्योंकि मैं बता दूँ, एंड मैं कोशिश करूँगा कि 25 तक ही सारी की सारी, ज 25 जनवरी तक सारी वीडियो अपलोड कर दूँ आपके लिए। बट फिर भी अगर इक्का-दुक्का टाइम लग गया, कोई चैप्टर रह गया, तो मैं दे रहा हूँ, और फिर लर्न करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ 5 फरवरी तक का। उसके बाद सर एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करोगे?
अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, वो एग्ज़ाम टाइम में जो है वो मैं थोड़ा अलग बोलूँगा। रीज़न क्या है यार, अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कवर करनी है, बट एग्ज़ाम टाइम में बोलूँगा सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करो, और आपको ये बात पता है, आप समझदार हो। क्योंकि यार मैं बच्चे को डिमोटिवेट थोड़ी ना करूँगा, क्योंकि अगर उसके 60 मार्क्स भी मेरे को लाने हैं, मैं चाहता हूँ उसके 60 मार्क्स आए, तो उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो मैं उसे यही कहूँगा कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, और उस टाइम मैं बहुत सारी वीडियो डालूँगा। मैं चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ, वो दोबारा अपलोड करूँगा, और वो वीडियो है ना, उन बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है जो पहले ही जनवरी वाली वीडियो देख चुके हैं। अगर मेरे को लगा कि हाँ यार, इक्का-दुक्का क्वेश्चन ये अब है ना, तो वो जो है ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उस वीडियो को, जो नई वाली जो एग्ज़ाम टाइम के बिल्कुल बीच में करूँगा, उसको भी डाउनलोड करके जो है वो उसको लर्न, क्योंकि सेम वीडियो होगी तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को लगा कि हाँ यार, कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि हाँ यार, ये वाली जनवरी वाली है, इक्का-दुक्का क्वेश्चन ऐड होना चाहिए था, वो मैं ऐड करवा दूँगा। तो वैसे तो फर्स्ट टर्म पे ही रखना। एक जो चीज़ है जो एग्ज़ाम टाइम के बीच में करवाऊँगा, और जो उन बच्चों को फ़ोकस में रखनी है, जो बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि मैं इस टाइम के बीच में करूँगा सैंपल पेपर अपलोड, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पूरा पेपर तो सेम होगा, है ना? 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सेम है, क्योंकि सैंपल पेपर भी पीवाईक्यूज़ ही होते हैं। बट हमारी हेल्प कहाँ होगी? हमारी हेल्प होगी एमसीक्यूज़ में। हमारी हेल्प होगी सारे के सारे पैराग्राफ वाले में, है ना? क्योंकि पैराग्राफ थोड़ी ना करवाता हूँ, तो मैं वो पेपर के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इस क्वेश्चन थोड़ा-सा, मतलब अगर मेरे को लगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा टफ है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कितना टाइम शेड्यूल करना है। तो ये सारे के कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको करवाऊँगा हिस्ट्री के। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी आपको फ़ॉलो करनी है। और 80 में से दोबारा से बोल रहा हूँ, आधा मार्क्स भी इकट्ठे दूँगा, बट जो बोला है वो फ़ॉलो करने हैं। मैं एक मेरी एक दिक्कत है, मैं एक बात को 10 बार बोलता हूँ, और एक बात को 10 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो 100 बार छप जाए, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, 80 मार्क्स आपके लिए जितने इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी विनिंग स्ट्रीक नहीं तुड़वाना चाहता, तो इस बार भी 80 आउट ऑफ 80 जो है वो आने चाहिए बच्चों के। क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी पोल साइंस के लिए भी मैं वीडियो वगैरह डाल दूँगा, और बाकी स ऐसा देखो, इसलिए मैंने बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बाकी सिलेबस चैप्टर वगैरह छोड़ दूँ, वो भी कवर करने हैं। बाकी जो बुक्स हैं वो भी कवर करनी है, अपने पोल साइंस हो गई, वो भी हो गई। बट मैं इसी वजह से सारी वीडियो अभी आपके बर्डन नहीं डाल रहा, धीरे-धीरे वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि साथ-साथ आप करते रहो। और आज देखो, इस वीडियो में ज़्यादा लाइक वीडियो शायद व्यूज़ आए, है ना? और एग्ज़ाम, और जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, जैसे-जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, इस 1 महीने में शायद इतने व्यूज़ ना आए जितने एग्ज़ाम टाइम में आएँगे। क्योंकि बच्चे बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में जागते हैं। बट आप पहले जागो, पहले कवर करो, और पहले 80 मार्क्स अपने सिक्योर करो। ठीक है? चलो जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।